संभावना ये भी था, संभावना था। बैटरी में फुल उठ जाएगा 10,000 वाट के जब तक उठे उसके अंदर से खेला नहीं। एक तरह कितना महंगा वैसे अपने जेब में रख ऊपर वाला। अरे अब वो ऐसा खिंचाएगा, ऐसा आराम करेगा। बहुत छोटा क्या बोला तो थोड़ा लंबा रेजिस्टेंस ज़्यादा रहा। हाँ, अब अपन 3.10 वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन को पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट किया जाए। रे हाँ, तो कहाँ हो गया वो? गिर जाएगा, वो रखा है तो। इसको नीचे ही रख यार। ये इसमें तो तेज टाइम का उसमें क्या है? लास्ट ऑफ लाइन बस बता रहे। वही लास्ट होगा। हाँ वही लास्ट है। लास्ट ऑफ बस यही था, इसके आगे कुछ भी नहीं कर रहा सच्ची। उसे फॉर्मूला क्या है? कौन सा बोल? निकालने का। उसको निकाल। घर से निकाल है एवरेज को निकाल, एवरेज वेलोसिटी का। काफी लोग जाते नहीं यार, गाड़ी राइड कराते। चल कल गाड़ी राइड कराता है आपको? आगे बढ़े। हाँ, वन डायमेंशनल मोशन। मोशन इन स्ट्रेट में इसका डेफिनेशन देखो, वन डायमेंशन होता क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी स्ट्रेट लाइन के डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन के सीधे में मूव करे, तब हम उसको वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। या इन अदर वर्ड, when an object move in such a way that it's only one coordinate change regularly, then we say that given object is in one dimensional motion। मतलब कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव करता है कि उसका कोऑर्डिनेट का केवल एक ही, मतलब उसके पॉइंट का केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा हो, तब हम उसको वन डायमेंशनल मोशन में कहते हैं। अब मैं डेरिवेशन यहाँ पे है, फार्मूला डेरिवेशन। सपोज ये ओरिजिन ये है, ओरिजिन ओ है, यहाँ से x1 डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ से अपन टाइमिंग कांस्टेंट, टाइमिंग इसको काउंटिंग शुरू करते हैं। यहाँ पे t = 0 है। अब यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है चलना शुरू करता है और लास्ट में वो यहाँ पहुँच जाता है, ये p है, ये q पे पहुँच जाता है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x2 है। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्यों? क्योंकि हम ओरिजिन से ही डिस्टेंस मेजर करते हैं। पहले वो x1 डिस्टेंस पे था ऑब्जेक्ट शुरू में ही, और वो मूव करना शुरू किया। अब मूव करते करते q पे पहुँच गया, उसको ऐसा करने में t टाइम लगा। यहाँ पे t टाइम t है। अब सपोज उसका इनिशियल वेलोसिटी मान लो यहाँ पे वो जब था तब इसका इनिशियल स्पीड u है और फाइनल स्पीड v है। या अपन इनिशियल स्पीड को 0 भी ले सकते हैं, जैसे तुम्हारे बुक में क्या लिया है देखो। स्टार्ट वहाँ से किया ना x से, a से, ये यहाँ से p से। p से, p से स्टार्ट किया q। हो, खैर हमको ये ठीक है यहाँ तक। ये स्पीड की ज़रूरत नहीं है, जब वो डेराइव करेंगे तब बताएंगे। देखो, अब हमको वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होता है? v = अपॉन टाइम टेकन। यदि ऐसा भी ले सकते हैं, यहाँ पे सपोज टाइम t1 है और फाइनल टाइम t2 है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब x2 माइनस x1। टाइम टेकन क्या हुआ? जब हम काउंटिंग शुरू किए तो t1 टाइम था हमारे घड़ी में, जब q पे पहुंच गया तो t2 हो गया, तो टेकन टाइम क्या होगा? t2 माइनस t1।
ये वेलोसिटी है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके तुम ऐसा भी लिख सकते हो x2 माइनस x1 इक्वल v इंटू T2 माइनस T1। x1 को ट्रांसपोज करोगे तो ये मिल जाएगा फाइनल पोजीशन मीन्स x2 इक्वल इनिशियल पोजीशन प्लस v इंटू टाइम टेकन। ये इक्वेशन है। बस x1 को उठा के इधर लाए हैं और कुछ नहीं। ये डेरिवेशन हाँ सिंपल सा है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, इतना इजी डेरिवेशन है कि फाइनल पोजीशन इक्वल इनिशियल पोजीशन प्लस वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। यहाँ लिख लेना x1 इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेयर, ऐसा लिख सकते हैं यहाँ x1 is the INI TIAL initial position of object, x2 final position of object, T1 initial time and T2 final time। थोड़ा अच्छा टू टाइप नहीं दिखता है कभी कभी, टू जो है अभी यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बोला है जो एकदम सिंपल है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे बुक में दिया इसलिए सुन लो। पहला फीचर बोल रहा है ये जो यूनिफॉर्म मोशन में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ओरिजिन हम कहीं पे भी लो, इस पर डिपेंड नहीं करता। ओरिजिन हमारे ऊपर है, हम स्टार्टिंग पॉइंट कहीं से भी ले सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो मेजरमेंट, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं ओरिजिन से, ठीक है ना। तो ये ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करता, कहीं पे भी हो। हाँ, अब ये टाइम इंटरवल के चॉइस पे भी डिपेंड नहीं करता, तुम टाइम इंटरवल किसी भी तरह से लो, बस दोनों के बीच का टाइम टेकन सेम होनी चाहिए, माने जितना टाइम दे रहा है उतना ही होनी चाहिए। कहने का मतलब है कि तुम 10 बजे से काउंटिंग शुरू करो चाहे 12 बजे से काउंटिंग शुरू करो, तुमको यदि 15 मिनट लग रहा है तो 10 बजे शुरू करोगे 10:15 तक जाएगा, 12 बजे शुरू करोगे तो 12:15 तक जाएगा। तो किसी भी स्टार्टिंग टाइम कुछ भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। थर्ड बोल रहा है इन वन डायमेंशनल यूनिफॉर्म मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट। हाँ, यहाँ ये महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि यदि कोई ऑब्जेक्ट
लीनियर मोशन में है या स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसका कवर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। इसलिए स्पीड और वेलोसिटी के सेम अर्थ होंगे यहाँ पे। क्यों सेम होगा? क्योंकि उस स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, डिस्टेंस मापेंगे तब भी उधर ही नापेंगे और डिस्प्लेसमेंट नापेंगे तब भी उधर ही नापेंगे, दोनों का डायरेक्शन तो वही होगा। इसलिए स्पीड और वेलोसिटी में इसमें कोई फर्क नहीं होता है यदि एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो चूंकि यूनिफॉर्म मोशन है तो मोशन का जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो कम ज़्यादा कब होता है? जब फोर्स लगता है। यहाँ तो कम ज़्यादा हो ही नहीं रहा है, एक समान वेलोसिटी से या स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो जब एक समान वेलोसिटी या स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लेकिन ऐसा तभी होगा जब कोई अपोजिंग फोर्स वहाँ पे ना हो। हम ऐसा नहीं है कि एक बार धकेल दिए तो हाँ चलता ही रहेगा, ऐसा तो होता नहीं, धीरे धीरे रुक जाता है वो। तो रुकता इसलिए है क्योंकि उसके अपोजिंग फोर्स बहुत होते हैं। एक तो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दूसरा एयर का जो अपोजिट में लगने वाला फोर्स होता है, ये सब के कारण वो रुकता है। यदि सारा ये जो फोर्स है जो उसके अगेंस्ट में लगता है ख़त्म कर दिया जाए तो एक बार कोई भी चीज़ को ढकेल दो वो लुढ़कता ही रहेगा, वो रुकेगा ही नहीं। समझ गए? जैसे क्या करते हैं अपन जब सैटेलाइट छोड़ते हैं ना स्पेस में तो उसको ऐसी स्थिति में ले जाके छोड़ते हैं जहाँ पे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अब क्या है, जब एटमॉस्फेयर नहीं है तो कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है, कोई रेजिस्टेंस भी नहीं है। तो वहाँ एक तय करते हैं कि कितना स्पीड से उसको स्टार्टिंग में पुश करें किसी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को कि वो उस ऑर्बिट माने उस रेडियस के ऑर्बिट में बना रहे। होता क्या है कि v जो उसका जो मास mv²/r से निर्धारित होता है उसका ऑर्बिट, तो रेडियस फिक्स बना रहे उतना ही उसके लिए जितनी स्पीड से हमको धक्का देना पड़ेगा उसको पहले से कैलकुलेट करते हैं और वहाँ ले जाके उतना फोर्स लगाते हैं कि उसमें उतना स्पीड पैदा हो जाए। उसके बाद छोड़ दो, वो अपने आप गोल गोल घूमते रहता है वहाँ। इसलिए ऐसा होता है क्योंकि वहाँ कोई अपोजिंग फोर्स नहीं रहता है। समझ? यदि किसी मरे हुए व्यक्ति को 10-12 हज़ार किलोमीटर ऊपर 36,000 किलोमीटर से आगे ले जाके छोड़ दोगे 36 किलोमीटर की हाइट पे, 36,000 किलोमीटर की हाइट पे, तो वो वैसे ही करोड़ों साल तक बना रहेगा, ना सड़ेगा ना कुछ नहीं। ऐसे देख रहा है तो देख रहा है टेप लगेगा, जाओगे तो वैसे ही पड़ा रहेगा। ना तो वहाँ कोई सड़न पैदा करने वाला कोई वायरस माने बैक्टीरिया है, ना हवा है, कुछ नहीं है। बस फोर्स दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं उस पर। धकेल दोगे तो घूमता ही रहेगा। वो अर्थ के साथ साथ जिस सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है उसके साथ घूमता रहेगा। तो क्या है उसमें केवल दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, एक अर्थ के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स और एक ऊपर और दूसरे सैटेलाइट किसी कारण अपनी ओर खींच रहा है वो फोर्स। दोनों इक्वल और अपोजिट हो जाते हैं वहाँ पे, मतलब नेट फोर्स 0 हो जाता है। इसलिए वो वहीं बना रहता है, गोल 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 घूमता रहेगा, ऐसा लगेगा कि जीवित है। पूरा पॉपुलेशन वहीं पहुँच जाएगा धीरे धीरे। अरे वो तो बहुत दूर है। ये जो अंटार्कटिका है या जहाँ बहुत हमेशा बर्फ़ ही रहता है, वहाँ माने डिकम्पोज करना मुश्किल हो जाता है। लाश को डिकम्पोज करने के लिए उसको उठा के बहुत दूर लाना पड़ता है जहाँ बर्फ़ ख़त्म हो जाए। ऐसी जगह में सड़ता ही नहीं, वहाँ इतना ठंडा रहता है एटमॉस्फेयर कि वहाँ सड़न पैदा होता ही नहीं है। हाँ, पड़ा रहता है। वैसे क्या होता है जैसे और बहुत दिन में हाँ, क्या है ना, जो जानवर खाते हैं उधर जो मांसाहारी तो हैं जनरली ठंड प्रदेश वाले, तो क्या करते हैं जैसे कुछ मर के बर्फ़ में दब गया है ना और 10-20 साल या 4-6 महीना बाद भी उसको पाते हैं ना तो फ्रेश रहता है, वो पका के खा सकते हैं उसको। ऐसा रहता है वहाँ। कार को बंद नहीं करते, हमेशा चालू रखते हैं वैसे जगह में। एक बार बंद हो गया तो चालू करना बहुत दिक्कत होता है वहाँ। नहीं, पेट्रोल का सवाल नहीं, हीट सही है ना इंजन को थोड़ा सा चालू होने के लिए, तो हीट ही पैदा नहीं होता, इतना ठंडा रहता है इस वो -72 मिनिमम। वही तो कह रहा हूँ।
कार के नीचे -72 पेट्रोल नहीं जमता है उतना, उसका पता नहीं क्या है उसका। -72 -70 रहता है। हाँ तो वो इतना में भर पेट्रोल भी जम जाएगा, बहेगा ही नहीं वो। -72 बरख्यांस एक ऐसा जगह है जहाँ का टेम्परेचर -72 डिग्री मिनिमम जाता है और मैक्सिमम वही 10-12 डिग्री रहता है, माइनस में वो भी, मतलब 0 से नीचे तो रहता है वहाँ का टेम्परेचर हमेशा। इधर के लोग उधर जाएंगे ना तो जाते कहीं पे खड़े हो जाएंगे ऐसा मूर्ति टाइप, क्योंकि क्षमता ही नहीं है बर्दाश्त करने की। 100 साल बाद इसको निकालेंगे कैप्टन अमेरिका जैसे निकलेगा। हाथ में पेन। हाँ हाँ तो ठीक। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको ट्रेस करना है। कैसे ग्राफ ट्रेस करते हैं देखो। यहाँ तो मारेंगे। चला वो आई से जाके तो सब मर गए, नहीं बस जिंदा रहे। डिपेंड कितना करोगे मुझे 60 पैसा का सिक्का 6 लाख 7 लाख। ये 25 पैसे का सिक्का 60 लाख में बिक रहा है। मेरे को भी दिख रहा है कहीं। चलो हम भी भेज हैं? अब स्ट्रेट पाथ का बता है, उसमें डिस्प्लेसमेंट तो 0 तो हो सकता है। फिर वापस आओगे तब ना, तो वापस आओगे तब ना। वापस तो बात ही नहीं है। खरीदेगा देखना आप भेज करेगा क्या खरीद दो। ग्राफिक कार्ड खरीद ज्यादा महंगा बिक रहा है। नहीं उसमें क्या वो खरीदना है 1.5 लाख का। हाँ देखो, अभी हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन है ना। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है, मान लो अपन उसका यूनिफॉर्म स्पीड है, मान लो इनिशियल स्पीड u है, ठीक है। अब अपन यहाँ से मान लो टाइम काउंट करते हैं 0 से, तो यहाँ पे टाइम मान लो 0 है, उसकी स्पीड तो u है। ये जो है स्पीड ले लेते हैं इधर, इधर टाइम ले लेते हैं। टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है कि टाइम स्पीड ग्राफ है, क्या है पहले देखो तो। ये टाइम वेलोसिटी ग्राफ है। टाइम वेलोसिटी माने एक्स एक्सिस में टाइम ले लिए, वाई एक्सिस में वेलोसिटी ले लिए। देखो जब अपन t टाइम ले रहे हैं तब भी वेलोसिटी u है, तो ये पॉइंट क्या मिला हमको 0u, यही तो मिला। x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट u। जब हम t1 पे पहुंच जाते हैं तब भी उसकी स्पीड वही रहेगा, क्योंकि वो तो यूनिफॉर्म स्पीड है। तो यहाँ क्या आ जाएगा t1u। ऐसा करते जाएं, यहाँ कहीं भी जाएं, ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये वाला जो हाइट है वो सेम रहेगा। किस इसलिए कि वो तो फिक्स है कि उसी स्पीड से लगातार चल रहा है। इसमें कोई एक्सेलरेशन हाँ। डीएक्सेलरेशन नहीं है। हाँ t2u ऐसा, और सब पॉइंट को मिलाएंगे तो हमको एक ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, केवल टाइम भर चेंज हो रहा है। तो ये हो गया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ठीक। अगर एक्सेलरेशन और डीएक्सेलरेशन आ जाएगा तो वो तो हाँ, तो फिर स्पीड कम ज़्यादा होगी, स्पीड भी चेंज हो जाएगा ना, वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगा। वो ग्राफ बेस के ऊपर, हाँ जैसा जैसा तो वो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहेगा ना। हाँ, जब भी कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है तो फिर यूनिफॉर्म रह ही नहीं सकता। भैया दे दो हैं? सर्टिफिकेट। क्यों? हाँ, अरे तुम लोग का ध्यान नहीं रहता है, तुम लोग ना दिमाग को कंसंट्रेट करो। 3 जन इंजीनियर मैं क्या करूं? ये 3 जन उधर देगा, एक कब दे दिया पता नहीं। हम लोग साइड सर जो जैसे 2 डायमेंशनल मोशन रहेगा उसमें मेरे को वो बता दीजिएगा तो। क्या? हाँ, क्या कहते हैं डेफिनेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया। यस सर। एक प्लेट में अब पोजीशन टाइम ग्राफ ट्रेस करते हैं। पोजीशन और टाइम ग्राफ, हाँ वेलोसिटी की जगह पोजीशन आ जाएगा। हो हाँ, पोजीशन तो लगातार बदलेगा।
मान लो 0 पे अपन शुरू करते हैं, ओरिजिन से शुरू करते हैं। Yes, sir. मान लो जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं टाइम का तो ओरिजिन से वो शुरू होता है, चाहे किसी भी स्पीड से शुरू हो। Yes, sir. अब अपन t1 टाइम लेते हैं तो मान लो वो इस डायरेक्शन में x1 है, अपन इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं। खैर इससे फ़र्क नहीं पड़ना है वैसे। पोजीशन को y एक्सिस में लिए हैं, टाइम को x एक्सिस में लिए हैं। तो मान लो t1 टाइम पे उसका पोजीशन x1 है, या इधर अपन y1 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा, ये पॉइंट t1 y1 हो जाएगा। टाइम t2 देते हैं तो करस्पॉन्डिंग पोजीशन इधर y2 है, तो कहीं पे भी है, तो ये जो है t2 y2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखो, चूँकि इसकी स्पीड जो है यूनिफॉर्म है, समझ गए? तो यदि हम इक्वल टाइम इंटरवल लेंगे तो इस डायरेक्शन में जो पोजीशन में जो चेंजेस आएगा वो भी सेम होगा। कहने का मतलब ये है कि देखो स्पीड यहाँ पे u इक्वल होता है x2 माइनस x1 अपान t2 माइनस t, यही होता है ना। u कांस्टेंट है, इसका मतलब ये है कि x2 माइनस x1 इक्वल कांस्टेंट इंटू इतना, तो कांस्टेंट रेशियो में है। इसका मतलब ये है कि ये प्रोपोर्शनल है टाइम टेकन का। जब दो का रेशियो कांस्टेंट होता है तभी तो उसको प्रोपोर्शनल कहते हैं। इसका मतलब है कि जिस रेशियो में टाइम को बढ़ाएंगे उसी रेशियो में उसका पोजीशन भी बढ़ेगा। मतलब वो सर टाइम सेम ही लगना है, बस पोजीशन अलग हाँ अलग है। हाँ, मान लो टाइम को इक्वल लेते हैं तो पोजीशन में जो चेंज आएगा वो भी इक्वल ही होगा, ठीक है ना। जितना जिस हिसाब से टाइम लेंगे उसी हिसाब से उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा। ऐसे में क्या ये इसका पैरेलल रहेगा टाइम हाँ, जैसे मैं एक एग्जांपल लेके देखता हूँ। पैरेलल नहीं आएगा इसमें, ऐसा आएगा ओरिजिन से जाएगा। मान लो फर्स्ट सेकंड में जो पोजीशन है वो 2 है, ठीक है ना, तो 1 2 ये हो गया 2 1 ये पॉइंट। अब दूसरे सेकंड में लेते हैं तो एक सेकंड में कितना, ये 2 है ना, तो दूसरे सेकंड में मान लो 3 हो गया ये, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा 3 2 ऐसा। अब यहाँ तीसरे सेकंड में लेते हैं तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 1 से 2 हुआ है, सॉरी 2 से, ये समय उल्टा उल्टा लिख रहा हूँ, ये 1 2 होगा, ये 2 3 होगा। टाइम को एक पोजीशन के जगह, पोजीशन को टाइम के जगह लिख दिया था। अब 3 सेकंड में लेंगे तो ये 2 से 3 हुआ है ना, तो यहाँ 3 सेकंड में लेंगे तो इसमें एक इंक्रीमेंट होगा, तो ये यहाँ आया है, मान लो यहाँ, तो यहाँ एक और बढ़ जाएगा, इधर आ जाएगा ये, तो ये 3 तो ये 4 हो जाएगा। और इस ढंग से होगा कि हमको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये देखो इसमें दिया है पोजीशन टाइम ग्राफ, तो दिया होगा कहीं ना कहीं। हाँ लेकिन ये ओरिजिन से तभी जाएगा जब हम टाइम काउंटिंग शुरू करते हैं तो ये ओरिजिन पे हो। मान लो टाइम काउंटिंग करते समय ओरिजिन पे नहीं है, मान लो यहाँ पे है, यहाँ, तब उसका ग्राफ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखो क्या होगा, 0 सेकेंड में ही ये कहाँ पे है, मान लो इसको 1 ले लेते हैं, या ये 1 2 पे है, तो ये हो जाएगा पहला वाला पॉइंट क्या होगा, 0 2। अब 1 सेकेंड में ये हो जाएगा 2 3, तो ये यहाँ से पॉइंट यहाँ है ना ऐसा, तो इधर क्या है, इधर 1 ले लेंगे तो इधर एक और बढ़ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, हाँ 1 3 ऐसे ही आता जाएगा, तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा ऐसा दोनों साइड जाएगा, वो आगे पीछे। हाँ तो भाई इधर निगेटिव, हाँ निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो इधर भी जा सकता है। अपन अभी पॉजिटिव दे रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, टाइम उस तरह से। हाँ लेकिन टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है। हाँ। तो यही दिया है, ये तुम्हारे में ऐसा ही ग्राफ दिया है, देखो वैसे ना। अब इसका जैसे मान लो हमको टाइम पोजीशन ग्राफ दिया है, वेलोसिटी निकालने को बोल रहा है, तो कैसे निकालोगे? वेलोसिटी जो है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है उसके टेंजेंट के इक्वल होता है। अब कैसे होता है मैं प्रूव करता हूँ। देखो यहाँ से मान लो अपन यहाँ तक का पॉइंट लेते हैं, ये 0 2 4 तक का, ये 2 4 में है। मान लो हमको स्पीड यहाँ पे कितना स्पीड है उस ऑब्जेक्ट का निकालना है। तो स्पीड इक्वल क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो पोजीशन, चेंज इन पोजीशन तो ये है, टाइम टेकन ये है। तो कितना यहाँ पोजीशन, यहाँ 4 था, यहाँ क्या था
2, ये तो 4 - 2 यहाँ क्या आया 2। टाइम यहाँ 0 था, यहाँ क्या आया है मान लो 3 है, तो 3 - 0 माने 3 हो जाएगा, तो उसका स्पीड 2/3। ये मान लो 1 है तो 2/1 जितना भी होगा। अब तुम ये निकालोगे या फिर ग्रेडियंट निकालो, इतना अपान इतना आ रहा है ना, ये थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, दोनों लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल। अब tan थीटा इक्वल क्या आएगा जानते हो, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर साइड अपॉन बेस, तो ये भी तो उतना ही चाहेगा। तो इस तरह से यदि कुछ जो स्ट्रेट लाइन या ग्राफ ट्रेस किए हैं टाइम पोजीशन ग्राफ, उसका ग्रेडियंट निकाल दें या स्लोप, वही वेलोसिटी को शो करता है। टाइम पोजीशन ग्राफ में स्ट्रेट लाइन का यदि हम ग्रेडियंट या स्लोप निकालें तो जो मिलता है वही उस मूविंग ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी होता है। किसको? हाँ तो बिना ट्रिग्नोमेट्री और बिना गणित के तो अब रिलेटिव वेलोसिटी है। उसके बाद रिलेटिव का मतलब ये है, रिलेटिव का मतलब है कि किसी दूसरे के रेस्पेक्ट में डिपेंड करने वाला। मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। तुम कहीं जा रहे हो ट्रेन से, और जिस ट्रैक पे तुम्हारा ट्रेन दौड़ रहा है उसके बगल वाले ट्रैक पे एक दूसरा ट्रेन दौड़ रहा है, और दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, हाँ सेम डायरेक्शन में है। तो तुमको उधर सामने वाली खिड़की पे बैठा व्यक्ति एक जगह बैठा है चुपचाप, ऐसा लगेगा। और दौड़ रहा है नहीं लगेगा, या ट्रेन में बैठ के कहीं जा रहा है नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन कांस्टेंट है, हैं? तो इसीलिए तो पोजीशन सेम है। तो जब हमारे रेस्पेक्ट में किसी और का पोजीशन कांस्टेंट है, तब हमको ऐसा लगेगा कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट की पोजीशन पे है। ठीक है, देखने पे ऐसा लगेगा, हाँ। लेकिन एयर रेजिस्टेंस तब भी वहाँ पे रहेगा। तो कोई रेजिस्टेंस रहा है, रेजिस्टेंस तो दोनों ट्रेन के लिए है ना, उसी के लिए भर थोड़ी है। और कहाँ जा रहा है? हाँ, अब यदि मान लो तुम्हारा जो ट्रेन है, तुम जिस ट्रेन में बैठे हो 60 km/h की स्पीड से दौड़ रहा है, और सामने वाला ट्रेन मान लो 70 km/h की स्पीड से दौड़ रहा है, तो तुमको ऐसा लगेगा कि वो जो सामने वाले ट्रेन में बैठा व्यक्ति तुम्हारे रेस्पेक्ट में 10 km/h की स्पीड से जा रहा है। 10 क्यों जानते हो? 70, पहला वाला 60 में जा रहा था, दूसरा वाला 70 में जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो 60 का तो दोनों में सेम है। जो एक्स्ट्रा जो है वही उसी स्पीड से जाता हुआ दिखेगा वो, ठीक है ना? जो एक्स्ट्रा है उसी स्पीड कौन बोल पाएंगे? हाँ, उसी स्पीड में हमको लगेगा कि वो जा रहा है। तो ऐसा समझो, देखो मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट u स्पीड से जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट भी v स्पीड से जा रहा है। कोई ऑब्जेक्ट कैपिटल A इस u स्पीड से जा रहा है, ऑब्जेक्ट B v स्पीड से जा रहा है, तो A के रेस्पेक्ट में B की स्पीड जो होगा वो v - u होगा। वो 70 से जा रहा है, ये 60 से जा रहा है, तो पहले के रेस्पेक्ट दूसरे की स्पीड 70 - 60 = 10। ठीक है, इसी को रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। डिफरेंशिएशन भी हो गया तो डिफरेंस। अब देखो, अब उल्टा कर रे दुष्ट, बहुत मार पड़े तेरे को। ये वीडियो कॉलिंग करके इसके बापू को दिखा देना तो एक बार, ऐसे ऐसे करता है, पढ़ता दिखता नहीं है। वीडियो भेजेंगे अंकल, इतना प्लेन को काट के पूरी इसके चेहरा में दिखा दे। हाँ, अब देखो वो जो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था, अब एक का डायरेक्शन बदल देते हैं। मान लो एक जो है u स्पीड से इधर जा रहा है और दूसरा v स्पीड से, तो तुम मीटिंग पॉइंट क्या होगा? हाँ, तो अब क्या लगेगा? देखो मान लो 60 की स्पीड से तुम इधर जा रहे हो, 70 की स्पीड से दूसरा पीछे की ओर जा रहा है, तो तुमको ऐसा लगेगा कि उसमें बैठा हुआ व्यक्ति 110 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है।
हाँ 60 प्लस 120 120 60 और 70 अच्छा 130 यार 120 30 70 30 और 20 और 30 तो होगा, ठीक तो है। 130 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता हुआ दिखेगा वो। ज़्यादा स्पीड तो क्या है देखो, अब इसी को यू भी में ले लें तो जो अभी क्या मिला था हमको, v माइनस यू मिला था ना, अभी भी फार्मूला वही लगेगा, बस एक का डायरेक्शन बदल देना है। v माइनस पहले u था स्पीड, उसी डायरेक्शन में जा रहा था, अब उसको माइनस u कर दो तो क्या हो जाएगा v प्लस ये उसका रिलेटिव स्पीड होगा। फार्मूला वही है, एक का डायरेक्शन बदल गया है तो जो u था वो माइनस u हो गया है। तो v माइनस माइनस यू माने v प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी यही है कि एक के रेस्पेक्ट में दूसरे, वैसे एब्सोल्यूट पूरे ब्रह्मांड में एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं है, हर जगह रिलेटिव ही हम अपन पढ़ते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये स्थिर है तो हमारे रेस्पेक्ट में स्थिर है, क्योंकि हम उसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं जिस प्लेटफॉर्म पे ये रखा है। अर्थ पे ये भी रखा है, अर्थ पे हम भी खड़े हैं, हाँ इसलिए हमको रेस्ट की पोजीशन पे दिख रहा है। तुम दूसरे प्लेनेट में चले जाओगे, यदि ये दिखेगा तुमको तो ये गोल गोल घूमता हुआ दिखेगा ऐसा, क्योंकि अर्थ घूम रहा है। दूसरे प्लैनेट से दिख जाएगा पीछे आपके? मान लो दिख जाएगा तब की बात। चीन के दीवार दिख जाता है स्पेस से। हाँ तो ऐसा दीवार है। हाँ तो क्या बोला मैं कि पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होता, हम कंपेयर ही करते हैं, हर जगह कंपेयर ही होता है। जैसे ये प्लैनेट ये हिजगा है, कंपेयर नहीं। यूनिवर्स भी तो मूव कर रहे हैं, हाँ पूरा यूनिवर्स हाँ। जो डार्क है वो क्या है देखो, ऐसा फंक्शन यहाँ पे फंक्शन है, मैं तुमको समझा रहा हूँ। अर्थ के चारों ओर मून घूम रहा है और अर्थ और मून दोनों मिलके सन के चारों ओर घूम रहे हैं। सूर्य अपने परिवार को लेके किसी और के साथ घूम रहा है और वो अपने परिवार को लेके और किसी के चारों ओर घूम रहा है। ऐसा पता नहीं कौन किसके ओर घूम रहा है। नहीं मैं उसको पता जो डार्क रहता है डार्क रहेगा तभी तो घूमेगा। टॉर्क थोड़ी हाँ यूनिवर्स में डार्क अच्छा डार्क मैटर, हाँ नहीं वहाँ यदि कोई सब्सटेंस होगा, मैटर होगा तभी घूमेगा। हम लोग के अंदर में कोई अक्षर नहीं पता चलता। हाँ वैसे ना आजकल नया जो ये आया है थ्योरी जो है जिसको स्ट्रिंग थ्योरी कहते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी में क्या है मालूम, जो स्ट्रिंग ये क्या है ना, अभी तक हम मानते रहे हैं कि स्पेस में कुछ नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा हो रहा है कि हम कुछ नहीं है, वो गलत है। वहाँ डार्क मैटर है, ऐसा मैटर है जो हमको दिखते ही नहीं। मेरा भाई वैसे भी नाक नहीं सूखा हुआ। ओके अपन अब आ जाते हैं, रिलेटिव स्पीड तो हो गया। बैडमिंटन खेल के नाखून टूट गया। अब सीधा क्वेश्चन है, क्वेश्चन करें? इसी का ये वन डायमेंशन। हाँ नहीं अब इस चैप्टर का नहीं, वन डायमेंशन का आगे करेंगे क्वेश्चन करो। तो अब यही तो आया है, उसके बाद तो छोड़ के कब करेगा? कितना हो 30 मिनट 10 मिनट एक दो ठो क्वेश्चन और कर लेते हैं। 9 मिनट तो बचे। हाँ न्यूमेरिकल करते हैं पहले। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन निकाल लो, ये बेस्ड ऑन डिस्टेंस नहीं है ना, बुक नहीं है, तो तुम ही लोग पकड़ लो, मेरे को क्वेश्चन बोलते जाना बस। ये लो
पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है न्यूमेरिकल? A car moves from A to B with a velocity 60 किलोमीटर। रुक जाओ, मेरे को डायग्राम बनाते जाने देना साथ साथ। ये से B बना। हाँ, एक कार है जो A से B तक जा रहा है। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। हाँ, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और क्या बोला है? And return back to A हाँ with a velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। हाँ, इधर देखो, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ब्रेक होता है। 60 से A से B तक 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, और जब वापस आता है तो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। क्या बोला है? एवरेज। दोनों What में is लास्ट the average speed of the car in the entire journey? हाँ। Average speed खोज रहा हूँ। मैं कल 60 का ट्रिक बताया तो यूज़ करोगे तो 2 लाइन में आंसर है। इसमें डिस्टेंस सेम है, देख लो, A से B से, तो उसका फार्मूला है 2UV/U+V। यही एवरेज स्पीड है AV। इसमें U की जगह 60 रख दो और V के स्थान पे 30 रख दो। 2 × 60 × 30/60 प्लस क्या आता है देखो, ये हो जाएगा 60 × 60/190। ये हो जाएगा 3600/90, यानी कि 2 3 30 40 किलोमीटर है। ये आया होगा आंसर, देखो उसमें, उसी में दिया। 40 और एक और है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार? यही तो एवरेज वेलोसिटी है। वो क्या है? वेलोसिटी तो 0 दे रहे हो। एवरेज वेलोसिटी एक सेकंड वही नहीं, लास्ट है। केवल वेलोसिटी 0 होगा। देखो एक मिनट, वेलोसिटी पूछा है ना, वो A से B जा रहा है और B से, एवरेज तो मैं निकाला हूँ, ये है, वो 40 आएगा, और केवल वेलोसिटी 0 आएगा इसलिए कि डिस्प्लेसमेंट 0 है। वहां पे कहीं पे 40 लिखा है आंसर में। हां 40 हां बस। एक दो क्वेश्चन है उसमें, 2 क्वेश्चन है। एक तो वेलोसिटी पूछा है, वेलोसिटी 0 होगा। हाँ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है, हाँ। और एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कहेगा तो इतना आएगा। हाँ, कितना इजी क्वेश्चन है ये। यदि ये तुमको शॉर्टकट फार्मूला नहीं मालूम है तो कैसे करोगे? हाँ, तो ये देखो, फाड़ने से बचने के लिए उपाय बता रहा हूँ मैं, देख लो। एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या पढ़े हो तुम? टोटल डिस्टेंस। हाँ, स्पीड एवरेज, देखो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम, टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस क्या है? आपको दिया नहीं है, A से B दिया, मान लो x है, तो x प्लस x आने जाने का। अब टाइम देखो, पहले जब जा रहा था तो कितना, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था, तो स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमको टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो पहले जब जा रहा था तब टाइम कितना लगेगा? x/60। जब आ रहा था तो टाइम लगेगा x/30। अब इसको सबको सॉल्व करो, x कॉमन निकल के कट जाएगा, ऐसा हो जाएगा 2x × 1/60 + 1/30। x कॉमन निकाला हूँ, ये x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इसको एलसीएम निकाल के हल कर दो, तो 2/30 + 60 60 × 30। एलसीएम निकालोगे तो यही तो आएगा। तुम निकाल देना, मैं शायद सीधा मल्टीप्लाई कर दिया, यह ऊपर चला जाएगा, तो 2 × 30 × 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस वही आ गया ना। ऐसा भी हल कर सकते हैं। इससे बड़ा फॉर्मूला मेरा को पुट कर दिया। हाँ, तो और आगे कुछ करने की इच्छा है? नहीं तो फिर बाकी का क्वेश्चन कल किया जाएगा। कल तुम लोगों से क्वेश्चन कराया जाएगा, इसलिए तैयारी के साथ आओ। वो डिराइवल है वो बता। कौन सा डेराइवल है? कल आप जैसे बताएं तो वो
जितना भी आपको स्पीड दिया रहेगा उसके हिसाब से आप तुरंत फार्मूला डिराइव करके उसके लिए फार्मूला निकाल सकते तो अभी जो क्वेश्चन आया उसके लिए बता तो दिया, और क्वेश्चन आएगा तो बताते जाऊँगा। अभी कौन सा बताऊँ, मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा। हैं। जैसे कि कल आना है? 4 नहीं, संडे को नहीं आना होता जैसे है। कि मान लीजिए 4 स्पीड दिया है, तो कल जैसे बताए नहीं थे 2u + v + c और uv प्लस उसके ऊपर बताओ। यदि देखो, अरे इधर ध्यान दे थोड़ा सा और, यदि डिस्टेंस सेम है, स्पीड अलग अलग है, तब ये फार्मूला 2uv/u + v। यदि डिस्टेंस अलग अलग है, टाइम माने स्पीड अलग अलग है, मगर टाइम सबका सेम है, तब क्या करोगे, सभी को जोड़ोगे और उसको नंबर ऑफ जो आर्टिकल है नंबर ऑफ पॉइंट है उससे डिवाइड कर दोगे। मान लो u स्पीड से जाता है, ठीक है, और v स्पीड से आता है, टाइम सेम देता है, या ऐसा कह सकते हो, रुको इसको डेराइव भी कर देता हूँ, रुक जाओ। दिखा तो उसमें क्या क्या कंडीशन दिया है उसके हिसाब से आएगा। हाँ ऐसा है, समझो, मान लो कि v1 स्पीड से पहले सेकंड में या पहले टाइम 10 सेकंड में या जो भी, पहले t सेकंड में, शॉर्टकट ट्रिक निकालना। हाँ पहले t सेकंड में मान लो v1 स्पीड से जाता है, दूसरे t सेकंड में v2 स्पीड से जाता है, तीसरे t सेकंड में v3 स्पीड से जाता है, ऐसी बहुत सारा है n तक। तो एवरेज स्पीड निकालना है तो स्पीड एवरेज इक्वल क्या होता है, टोटल कवर डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। तो देखो ये हो जाएगा डिस्टेंस, पहले ही v1 स्पीड से जाता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, कैसे निकालोगे, v1 इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम इक्वल कवर डिस्टेंस। दूसरे के द्वारा चली गई दूरी या तय की गई डिस्टेंस v2 इंटू टी, ऐसी करते जाएं, प्लस vn इंटू टी अपॉन टोटल टाइम टेकन, n बार जा रहे हैं अपन, तो t + t n टाइम होगा। इसमें ऊपर में t कॉमन निकल जाएगा सब में, नीचे में n बार t को जोड़ोगे तो nt होगा, t कैंसल आउट होगा, तो क्या मिल गया हमको, v1 + v2 + v3 डैश 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 प्लस vn अपॉन n। ये कब यूज़ करोगे, जब वो टाइम सेम है लेकिन स्पीड अलग अलग है। तो इसमें तो एक्सेलरेशन भी हो जाएगा। हाँ तो होगा ना, एक्सेलरेशन और ऐसे ही बहुत सारे फार्मूला आते हैं, जब आएगा तब। अब क्लोज कर दो। हो गया, बोल तो दो। हाँ बाकी के पार्ट्स जो हैं नेक्स्ट डे किए जाएंगे।